हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे आयनोस्फेरिक मोड्स। इसमें स्काई वेव का बेसिकली हम लोग जानेंगे कि स्काई वेव किस तरह से प्रोपगेट करते हैं, तो जिसका संबंध पूरी तरह से आयनोस्फीयर से है। तो आयनोस्फीयर के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आयनोस्फीयर में आयन्स किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से आयन को वहाँ पर आयन बनता है और उस आयन के बनने से हमारे वेव पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे वेव जो किस तरह प्रोपगेट करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे स्काई वेव में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक अहम टॉपिक है। एक चैप्टर जो आपका है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें हमारा प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव में हमारा स्काई वेव एक अहम टॉपिक है, जो जिसका पूरा का पूरा प्रोपोगेशन हमारे आयनोस्फीयर पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं आयनोस्फीयर के बारे में पहले कि आयनोस्फीयर क्या है। स्काई वेव प्रोपोगेशन आल्सो रेफर टू अ स्कीम इज any of the modes that rely on reflection or refraction of radio wave from the ionosphere। मतलब इस तरह के जो वेव हैं स्काई वेव, वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करते हैं और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होगा, आयनोस्फीयर से ये रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्रैक्ट होगा और उसके बाद ये सिग्नल रिसीवर एंड तक ट्रांसमिट किया जाता है, जिसकी जो एटमॉस्फेयर में जो ये रीजन होते हैं, आयनोस्फीयर के जो रीजन होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो 660 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के अराउंड होता है। दैट कंटेन्स लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल आयंस। और ये जो आयनोस्फीयर होते हैं उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं जो आयंस के फॉर्म में होते हैं, विच कैन रिफ्रैक्ट अ रेडियो वेव बैक toward the earth and the radio wave directed at the angle into the sky can be reflected back to the earth beyond the horizon। तो ये बोलना चाह रहा है कि एक जो आयनोस्फीयर हमारा है, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिशन से जो सिग्नल पास होगा वो आयनोस्फीयर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और ट्रांसमीटर एंड तक जा कर के ये पहुँचेगा। तो ये ट्रांसमीटर हमारा, ये रिसीवर है। तो स्काई वेव जो है वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद रिसीवर एंड तक पहुंचता है। अब उससे पहले हम ये जानेंगे कि आयनोस्फीयर किस तरह से फॉर्म होता है। जो आयनोस्फेरिक मोड है, स्काई वेव है, जो आयनोस्फीयर में ट्रेवल करते हैं या वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं, वो आयन्स किस तरह से बनते हैं उस आयनोस्फीयर में, इसके बारे में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनोस्फेरिक लेयर। जो आयनोस्फीयर बनते हैं वो किस तरह से आयनोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि आयनोस्फेरिक लेयर किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारा सन होते हैं, जो सन होता है, एक सूर्य जो होता है, वहाँ से कॉस्मिक रेज का ट्रांसमिशन लगातार होता है। मतलब सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा कॉस्मिक रे का ट्रांसमिशन होता है टुवार्ड द अर्थ। इसी दौरान जब ये कॉस्मिक रे हमारे डिफरेंट लेयर, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे स्पेस के डिफरेंट लेयर से जब ये कॉस्मिक रे पास करते हैं, तो वहाँ जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, उस आइटम से ये उस आइटम पर ये कॉस्मिक रे स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही कॉस्मिक रे एक पार्टिकुलर आयन्स पे स्ट्राइक करेगा, तो वहाँ से उस पार्टिकुलर आइटम के एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। मतलब क्या, जब कॉस्मिक रे किसी आइटम पर स्ट्राइक करता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के कारण वहाँ पर आयन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो कॉस्मिक रे सन से हमारे अर्थ की ओर आता है, इसी दौरान जब वो अर्थ की ओर अप्रोच करता है, तो इसी दौरान क्या होता है, जो डिफरेंट लेयर्स में जो आइटम्स प्रेजेंट हैं, उस आइटम के साथ कॉस्मिक रे स्ट्राइक करते हैं और वो कॉस्मिक रे स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से उस कॉस्मिक रो आइटम से स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है और रिलीज के बाद एक आयन का फॉर्मेशन होता है।
तो अब ये समझते हैं कि आइटम का डेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट लेयर में आइटम कितने मात्रा में होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्पेस में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो आइटम है, नंबर ऑफ आइटम का जो अमाउंट है, जैसे जैसे हम हाइट की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो आइटम का संख्या में गिरावट आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ के पास का जो सरफेस होगा, अर्थ के पास का जो लेयर होगा, वहाँ पर आइटम की डेंसिटी ज़्यादा होगा। मतलब क्या, ये वाला रीजन यदि मैं बोलता हूँ कि ये अर्थ के पास का रीजन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो आइटम का डेंसिटी ज़्यादा होता है अर्थ सरफेस के पास। मतलब यहाँ पर जो डॉट्स हैं वो डॉट्स आयन को दिखाते हैं, वो डॉट्स आइटम को दिखाते हैं। तो जो अर्थ के पास है वहाँ आइटम का डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आइटम का डेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है और नंबर ऑफ आइटम्स में डिक्रीज होता है, अब संख्या में उसकी कमी आती है। जैसे और थोड़ा हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि और नंबर ऑफ आइटम का जो अमाउंट है वो और भी डिक्रीज होता है। इसका मतलब जिस तरह से हम पृथ्वी से ऊपर की ओर, पृथ्वी के मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स की संख्या में गिरावट आती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगा आइटम का वो अर्थ सरफेस के जो क्लोज लेयर होंगे वहाँ पर आइटम के डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब जब कॉस्मिक रे सन से इजेक्ट होगा, इमिट होगा कॉस्मिक रे, तो वो सबसे ऊपर वाले लेयर में जो हमारा जहाँ पर आइटम का संख्या कम है वहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा उस आइटम के साथ। मतलब कॉस्मिक रे जो भी आइटम हमारा प्रेजेंट है अपर लेयर में, वहाँ पर कॉस्मिक रे उस आइटम के साथ स्ट्राइक करेगा और वहाँ पर आयन का फॉर्मेशन होगा। जिस तरह से हम नेक्स्ट लेयर, नीचे की लेयर में आएंगे तो वहाँ पर कॉस्मिक रे, वहाँ भी जो आइटम्स होंगे उसमें स्ट्राइक करेगा और वहाँ से आयन का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पार्टिकुलर आइटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना एक आयन फॉर्मेशन का बात होता है यहाँ पे। तो ये इसी तरह से नेक्स्ट लेयर में जब कॉस्मिक रो फॉल करेगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आइटम है, तो यहाँ भी आयन का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से हमारा आयन बनता है। इसका मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे जो ऊपर वाले लेयर हैं वहाँ आयन्स का जो अमाउंट है वो कम है। जब नीचे की ओर आए तो वहाँ उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिला मुझे आयन्स के, नंबर ऑफ आयन्स। और जब नीचे वाले ग्राउंड में आए तो लेयर क्लोजर टू अर्थ आए तो यहाँ पर जो आयन्स है और कमी आएगा। क्योंकि कॉस्मिक रे यहाँ आइटम तो सही है, आइटम का जो संख्या है वो तो ज़्यादा है, लेकिन कॉस्मिक रे यहाँ कम पहुँच पा रहा है। इसका मतलब यहाँ आयन का फॉर्मेशन कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो आयन का जो डेंसिटी है वो बेसिकली कहाँ ज़्यादा होगा, जो मिडिल वाले लेयर होंगे उसमें नंबर ऑफ आइटम भी ठीक ठाक है और नंबर ऑफ आयन के फॉर्मेशन भी ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर आयन इस तरह से बनता है। और जब हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर में, जैसे ट्रांसमीटर हमारा कोई सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो उसका सिग्नल यदि 2 मेगाहर्ट्ज है तो वो लोअर वाले लेयर से, लोअर लेयर जो है मतलब जो लेयर हमारे अर्थ सरफेस के पास है वो लेयर से 2 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होंगे और ट्रांसमीटर तक पहुंचेंगे। इसी तरह से कुछ हायर फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं 15 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ट्रांसमीटर से जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगा वो जो अपर जो मिडिल पार्ट में जो हमारा लेयर है वहाँ से, आयनिक लेयर है वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ट्रांसमीटर तक पहुँचेगा। इस तरह से यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जिस तरह से हम फ्रीक्वेंसी के रेंज को बढ़ाते हैं हमारा रेंज, हमारा दूरी जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब हायर फ्रीक्वेंसी के साथ यदि हम आयनिक स्फीयर में ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को तो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। इसका मतलब यहाँ से एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट
समझ में आता है कि हायर फ्रीक्वेंसी, हायर रेंज, हायर डिस्टेंस को कवर करने में कैपेबल होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जिस तरह से आयन का फॉर्मेशन होता है, जो आयन्स बनते हैं, आयन्स बनने की जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सन, जो हमारा सन होता है, वहाँ से कॉस्मिक रे इमिट होता है और कॉस्मिक रे जब एटम के साथ स्ट्राइक करता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने के कारण आयन्स का फॉर्मेशन होता है। वो आयन्स के फॉर्मेशन होने के कारण हमारा क्या होता है, एक आयनिक लेयर बनता है जिसे हम आयनोस्फेरिक लेयर कहते हैं। और इस आयनोस्फेरिक लेयर में जो भी सिग्नल ट्रांसमीटर से सेंड किया जाता है वो उस लेयर से, उस आयनिक लेयर से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे रिसीवर एंड तक पहुंचता है। तो ये जो सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो रहा है और वो रिफ्लेक्शन के बाद आयनिक लेयर में रिफ्लेक्शन के बाद जो ट्रांसमिट हो रहा है और वो रिसीव हो रहा है रिसीवर एंड तक, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को हम आयनोस्फेरिक लेयर में ट्रांसमिट करवा सकते हैं। और आयनोस्फेरिक जो लेयर है वो 30 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को ही ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद वो रिसीवर तक पहुंच पाएगा। यदि फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए, यदि फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो जो हमारा ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है, ट्रांसमिटेड सिग्नल है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा और वो क्या होगा, आयनोस्फीयर से बाहर निकल जाएगा और वो जो सिग्नल है हमारे रिसीवर एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब कि जी आयनोस्फेरिक लेयर में जो भी रे रिफ्लेक्टेड होंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमीटर रिसीवर तक पहुंचेंगे, उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होना चाहिए वो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का लिमिट होना चाहिए। ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, मोर देन 30 megahertz frequency will be refracted from the upper layer of the ionosphere layer। आयनोस्फेरिक लेयर का सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ से 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी पास कर जाएंगे, ट्रांसमिट कर जाएंगे, रिफ्रैक्ट कर जाएंगे, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा रिसीवर की ओर। तो हम फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 to 30 मेगाहर्ट्ज तक यूज कर सकते हैं आयनोस्फेरिक लेयर में। हमारे पास जो बात आती है वो आती है कि आयनोजाइजेशन लेयर, आयनोस्फेरिक जो है, आयनोस्फीयर जो है उसे 4 लेयर में कैटेगराइज किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो स्पेस है वो डिफरेंट लेयर में कैटेगराइज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयनोस्फीयर जो बनेंगे वहाँ पर भी लेयर्स होंगे। वहाँ कितने लेयर होंगे? ये 4 लेयर होंगे। पहला लेयर का जो रेंज होगा वो 50 to 90 किलोमीटर होंगे। ई लेयर जो होंगे वो 90 to 140 किलोमीटर होंगे और F1 लेयर जो होंगे 150 to 250 किलोमीटर होंगे और F2 जो होंगे वो 250 to 400 किलोमीटर का रेंज होगा। इस लेवल में ये सब लेयर पाए जाएंगे। मतलब डी लेयर 50 to 90 किलो हर्ट्ज के बीच में ये लेयर होगा जिसे हम डी लेयर कहेंगे, जो कि आयनोस्फेरिक लेयर का ही पार्ट है। और ई लेयर जो होगा वो 90 किलोमीटर से 140 किलोमीटर के बीच के रेंज को ई लेयर कहेंगे। एफ लेयर, इस तरह से F2 लेयर हमारे पास है। इससे ये भी पता चलता है जिस तरह से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिस तरह से हम आगे की लेयर में ट्रांसमिट करेंगे, आगे की लेयर की ओर ट्रेवल करेंगे तो हमारा आयोनाइजेशन डेंसिटी भी क्या होगा, वेरी होगा, चेंज होगा।
अब जो बात आती है वो आती है रेंज की, मतलब कोई भी जो हमारा सिग्नल है वो कितना रेंज, कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो हम लोग स्काई वेव में यदि बात करें, स्काई वेव का जो रेंज होगा, मतलब क्या, ट्रांसमीटर से रिसीवर की बीच की दूरी को हम रेंज कहते हैं, एक डिस्टेंस कहते हैं। और ये रेंज जो है वो किस तरह से कंट्रोल होंगे, ये रेंज कितना होगा, ये रेंज ज़्यादा होगा कम होगा, वो किस पैरामीटर पर, किस पैरामीटर का वो इफेक्ट होगा। तो रेंज मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर की बीच की दूरी को जो मेजर किया जाएगा या जो उसको इफेक्ट करेगा रेंज को, वो करेगा क्या, वो हमारा कहलाएगा फ्रीक्वेंसी के कारण इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे कि वो कितना रेंज ट्रेवल करेगा। मैंने आपको बताया कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो होता है कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, मतलब कम रेंज होगा। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 2 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की ओर जाएंगे, 15, 20, 30। तो इस तरह से हमारा रेंज बढ़ता जाएगा, हमारा डिस्टेंस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम 30 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी जब होंगे तो हमारा जो रेंज है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हमारे रेंज को। साथ ही साथ अगला टर्म है हमारा एंगल ऑफ प्रोपगेशन, मतलब किस एंगल से वेव को प्रोपगेट किया गया है, वो एंगल कितना, किस एंगल पे प्रोपगेट किया गया है। तो ये एंगल ऑफ प्रोपगेशन भी कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा कि हमारा रेंज कितना होगा और हमारे रेंज क्या होंगे।